कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है आर्यन सिंह और आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट टॉक यूपीएससी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी का पहला सब्जेक्ट पहला मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या कब कहाँ और कैसे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और ख़ासकर यूपीएससी की तैयारी के लिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले मतलब उसके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से पहले उसका फाउंडेशन मतलब तैयार करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी फाउंडेशन में एनसीईआरटीज़ बुक पढ़ना सबसे ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है और लोग पढ़ते हैं अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसी के लिए आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी के इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो इसमें 12 चैप्टर हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसके थ्रू हम सीखेंगे काफ़ी वेरियस टॉपिक्स को कि हिस्ट्री की शुरुआत आखिर कैसे होती है। तो इसी के लिए हम आज शुरू करने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए देखते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग जाते हैं। देखिए यहाँ चैप्टर स्टार्ट है। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट के पढ़ा जाता है। पहली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, दूसरी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत। तो अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टाइम पीरियड की बात करें तो प्री हिस्टोरिक एज से लेकर के 700 ईस्वी तक का टाइम जो पीरियड होता है उसको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। फिर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड 700 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक माना जाता है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड 1707 ईस्वी से 1947 तक जब स्वतंत्रता देश को मिली वहाँ तक माना जाता है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब आगे चैप्टर्स रहते हैं हिस्ट्री में भी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आपको बता दूं कि जो क्लास 6 की बुक है हमारे अतीत फर्स्ट, ये मेनली एंशियंट इंडिया से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया गया है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो हिस्ट्री में घटनाएं हुई हैं वो कब हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, कैसे हुई हैं और वो क्या क्या घटनाएं थी, मतलब ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जो हुई हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, रसीदा का सवाल। अब रसीदा क्या सवाल कर रही है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। कौन सी सुर्खी पर पड़ी उसकी निगाह? 100 साल पहले, मतलब 100 साल पहले एक ऐसी सुर्खी पर उसकी निगाह पड़ी जिसमें लिखा था 100 साल पहले। तो 100 साल पहले जब उसने सुना तो वो सुनने के बाद मतलब पढ़ने के बाद उसको क्या मतलब हुआ, उसने मतलब क्या सोचा इस चीज़ के बारे में। तो आगे लिखा है कि वह सोचने लगी कि यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ। मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है बच्चों का कि वो मतलब पढ़ रही थी, उसकी सोचा कि 100 साल पहले, तो वो सोचने लगी कि 100 साल पहले अच्छा क्या हुआ था, इस बात को हम कैसे जान सकते हैं। तो ये आप हिस्ट्री सब्जेक्ट की हेल्प से जान सकते हैं। किस सब्जेक्ट की हेल्प से? हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसकी हेल्प से आप मतलब ये जानते हैं कि पहले टाइम में क्या हुआ, कैसे मतलब कल्चर डेवलप हुआ, कैसे इंसान मतलब कैसे आदिमानव से फिर क्या चीज़ें हुई, कैसे आदिमानव ने शिकार किया पहले, फिर औजार कैसे उसने बनाए, फिर खेती भी उसने स्टार्ट की उस टाइम बाद, उसके बाद फिर गाँव बसे, इसी तरह सभ्यता, साम्राज्य बसना शुरू हुए, इसी तरह जनपद, महाजनपद करके वेरियस चीज़ें बनी। तो वही चीज़ है कि किसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं हम? हिस्ट्री की हेल्प से सब पढ़ सकते हैं। आगे दिया गया है कैसे पता लगाएँ। अब कैसे पता लगाएँ, क्या पता लगाना है? देखिए क्या लिखा है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। मतलब ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ या करंट की न्यूज़ किसी भी सब्जेक्ट में जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेडियो को सुन सकते हैं, रेडियो में करंट की न्यूज़ सुन सकते हैं या फिर आप टीवी की डिबेट्स देख सकते हैं, टेलीविज़न पे न्यूज़ देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप करंट की न्यूज़ पता कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। मतलब पिछले साल की बातें को अगर पता करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि उस किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो उस टाइम पर रहा हो और उसको मेमोरी वैसी हो, तो आप इससे पता कर सकते हैं। लेकिन
बहुत पहले क्या हुआ, यह कैसे पता लगाया जा सकता है? तो बहुत टाइम पहले, मतलब 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले ना, क्या हुआ टाइम पीरियड में, तो उस टाइम आप ये चीज़ आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये आप पता लगा सकते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद से। पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, उससे हमको वेरियस तरह की चीज़ें, जैसे अवशेष मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं यानी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं। इन सब की मतलब जब होता है तो इससे हम हिस्ट्री को और जानते हैं और बेहतर जान सकते हैं। इसी तरह जो उस टाइम के लिटरेचर लिखे गए, मतलब जो साहित्य उस टाइम के लिखे गए, उसकी हेल्प से भी आप जान सकते हैं कि उस टाइम पर क्या-क्या चीज़ें हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अच्छा, हम क्या-क्या चीज़ें जान सकते हैं? जैसे हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, तो उससे हम क्या-क्या जान सकते हैं? ये अगली हेडिंग मतलब कहना चाह रही है। तो ये क्या कह रही है कि अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे? जैसे आज के टाइम में भी लोग खाते हैं, मतलब सिविलाइज़ेशन है तो सब खाएँगे, पिएँगे, रहेंगे, कोई बोली बोलेंगे, तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। तो वही उस टाइम की चीज़ें भी हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों यानी जो क्या कहते हैं पशुपालन करते हैं, जानवरों को पालते हैं, कृषकों यानी किसानों को, शासकों यानी राजाओं को, व्यापारियों यानी जो व्यापार करते हैं, पुरोहितों यानी धर्म से रिलेटेड जो लोग थे, और शिल्पकारों जो मूर्तियां बनाते हैं, भवन बनाते हैं, कलाकारों, संगीतकारों मतलब जो संगीत से रिलेटेड रहते हैं, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। मतलब बच्चे उस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें करते थे, ये भी हम जान सकते हैं हिस्ट्री की हेल्प से। आगे क्या लिखा है? लोग कहाँ रहते थे? अगली हेडिंग कह रहे हैं कि लोग अच्छा रहते कहाँ पे थे? क्या पूरे देश में हर जगह लोग रहते थे? या क्या था, मतलब उनका रहने का तरीका क्या था? तो इसमें दिया है मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। अब आपको नर्मदा रिवर दिखाते हैं कहाँ पे। इसका बहुत अच्छा सा मैप यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए, यहाँ ये रही आपकी नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में बताएँ तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इसका ओरिजिन अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से होता है, जो कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है, और ये निकल कर फिर आपकी अरब सागर में जाकर मिल जाती है, जो ये नर्मदा रिवर है। तो ये नर्मदा रिवर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? हमने देख तो लिया नर्मदा रिवर कहाँ पे है, अब ये क्या उसके बारे में बताना चाहते हैं? ये बता रहे हैं कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि नदी के तट पर लोग रहते थे, मतलब पहले नदियों के किनारे लोग रहना बसना शुरू किए। क्यों? क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ होती है लाइफ के लिए, जीवन के लिए। सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ क्या होती है? पानी। अगर वो पानी से दूर रहेंगे तो फिर उनको मतलब जीवन यापन में उनकी दिक्कतें होंगी। इसीलिए लोग कई लाख वर्ष पहले जब लोग रहना शुरू किए, तो नदी के तट पर रहते थे। उसी में एक नदी थी नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का क्या अर्थ होता है? कुशल संग्राहक का अर्थ होता है कि जो लोग मतलब ये जानते हैं कि उनके लाइफ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और वो चीज़ों का संग्रह करते हैं। मतलब उनको ये चीज़ पता रहता है कि उनके लाइफ के लिए क्या चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं, कि जो उनके जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, बस वो उन्हीं का संग्रह करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कुशल संग्राहक, यानी स्किल्ड लोग थे। वो उनको कुशल संग्राहक कहा गया। जो आस-पास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, मतलब आस-पास के जो जंगल थे वहाँ के विशाल संपदा जो उनके लिए ज़रूरी थी, उससे उससे वो मतलब फ़ैमिलियर थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जंगलों का जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे, मतलब जानवरों का वो शिकार करते थे, अपने खाने-वाने के लिए। तो ये नर्मदा रिवर के आसपास के एरिया के बारे में बताया। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब तुम उत्तर-पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये देखिए, ये है आपकी किरथर और ये सुलेमान हिल्स पहाड़ियों को जो ये कह रहे हैं पता लगाओ। इसके बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री-पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। मतलब यहाँ इसके इस एरिया के आस-पास कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर गेहूँ और जौ जैसी फसलें उगाई, मतलब इंसानों ने उगाना शुरू किया। यानी आप ये जान सकते हैं कि 8,000 साल पहले लोग क्या उगाना पहले शुरू करते हैं। पहले वो गेहूँ और जौ उगाते हैं, जैसी बेसिक चीज़ें उगाते हैं।
उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालन शुरू किया। अब देखिए पालतू बनाया, क्यों पालतू बनाया? क्योंकि इनसे दूध मिलता था जो उनकी लाइफ के लिए जरूरी था। इसीलिए कहा गया कि वो कुशल संग्राहक थे, स्किल्ड थे, उनको पता था कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इसीलिए उन्होंने वो चीजें मतलब अपने साथ रखी। तो गाय बैल और भेड़ बकरी पालते थे। ये लोग गांवों में रहते थे, मतलब ये लोग कहाँ रहना शुरू कर दिए? गांवों में रहते थे। अब आगे क्या करें? उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। अब देखिए गारो, और ये रही आपकी गारो पहाड़ियाँ, और ये विंध्य विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य हिल्स ये रही, ये एरिया में आपकी विंध्य हिल्स हैं, और वो आपकी गारो पहाड़ियाँ। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया, वो जगह कहाँ पे है? वो जगह आपके विंध्य के उत्तर में स्थित है, मतलब वो जगह है। अब देखिए आगे आगे ये क्या बताना चाह रहे हैं? आगे ये बताते हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास किया। सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसकी इंग्लिश होती है इंडस। इंडस रिवर इसको कहते हैं। तो इंडस तथा इसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज, जो ट्रिब्यूटरीज है उनका पता लगाइए। अब आपको पहले यहाँ दिखाते हैं मैप में भी कि सिंधु और इनके ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये आपके वर्तमान पाकिस्तान में है सिंधु रिवर, और इनकी जो सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, फिर उसके बाद चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज ना। और ये मतलब 5 रिवर्स इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियाँ इनकी हैं। अब इनका पता लगा कि आपको क्या मिला। इन्होंने आगे क्या बताया? इन्होंने बताया कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, मतलब एक बड़ी नदी में जाके मिल रही, जो ये सिंधु मिल रही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, कितना टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं? 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो आरंभिक नगर मतलब कौन से आरंभिक नगर? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या दे रहे हैं? 4700 वर्ष पूर्व उसका टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी। आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और गंगा के आसपास का एरिया में कब विकास हुआ? 2500 वर्ष पूर्व गंगा के सहायक नदियों के आसपास इसका मतलब विकास हुआ। अब गंगा रिवर को हम ढूंढते हैं कहाँ पे? गंगा तथा सोन नदी कहा गया है का पता लगाइए। तो ये रही आपकी गंगा रिवर, और ये इसकी सोन रिवर, इसके ट्रिब्यूटरी जो है ये है। अब ये इस टाइम पे, ये इस एरिया में 2500 वर्ष पूर्व मतलब कि शुरू हुआ, और ये आपका 16 महाजनपद की स्टोरी बता रहा है, उस टाइम कालखंड का बता रहा है। 16 महाजनपद में मगध एक महाजनपद, काफी शक्तिशाली महाजनपद था, जिसे सम्राट अशोक को आप जानते हैं, उस मतलब साम्राज्य के। तो उन्हीं के बारे में कुछ बता रहे हैं, यानी मिक्स चीजें इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, मतलब इसके आसपास के एरिया को। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। वही 16 महाजनपद थे, उसमें मगध एक महाजनपद था। जिस तरह वज्जी और अवंती ऐसे करके 16 पूरे महाजनपद थे उस टाइम तक। किस टाइम के? 2500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं ना। और 4700 वर्ष पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो जो उसके मतलब सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु के आसपास के क्षेत्र में थी। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहे हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मतलब यात्राएं की, एक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती है। मतलब कई बार क्या होता था कि मतलब पर्वत इतने थे, पहाड़ियां थी, रेगिस्तान थे, नदियां उफान पे रहती थी, बहुत बारिश होती थी, मानसून था तो, और समुद्र थे, तो इसकी वजह से जो लोग ट्रैवल करते थे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मतलब जोखिम था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल असंभव थी, यात्रा कर ही नहीं सकते थे, बल्कि संभव यात्रा थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। मतलब कभी काम की तलाश में, जिसे खाना बदोश कहते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल किया करते थे। और कभी तो मतलब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना स्थान छोड़ के जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, मतलब कभी कभी क्या करती थी सेनाएं, जैसे जब आगे साम्राज्य स्थापित हुए तो वो मतलब जिन
लोगों के अंदर साम्राज्यवादी सोच थी, वो आक्रमण करते थे, अपना साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाते थे, जिसके लिए वो एक स्थान मतलब कि दूसरे स्थान पे हमला करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कभी व्यापारी व्यापार करने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कौन? धार्मिक गुरु। मतलब अभी आगे आप पढ़ेंगे जैन और बौद्ध मतलब धर्म इसी टाइम पर डेवलप हुआ, तो उसका भी काफी ज्यादा रोल है एंशिएंट इंडिया में। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। मतलब कई लोग ऐसे थे जो ये नई नई जगह खोजना चाहते थे, इसलिए वो यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर, मतलब इन सबसे क्या मतलब था, एक दूसरे को लोग जान पाते थे। ठीक। आगे क्या करें, एक बार फिर मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये उपमहाद्वीप देखिए, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात दी है। उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक काफी अच्छी बात यहाँ पे दी गई है। यहाँ क्या दे रहे हैं, लिखा है यहाँ पे कि मानचित्र एक दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया, आधुनिक भारत, बगल में पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। मतलब साउथ एशिया क्या क्या दर्शाता है, इन कंट्रीज के बारे को मतलब दर्शाता है। आगे क्या लिखा है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। मतलब साउथ एशिया का एक पूरा महाद्वीप थोड़ो, ये सब देश भी किस में आते हैं, एशिया मतलब कॉन्टिनेंट महाद्वीप में आते हैं। लेकिन साउथ एशिया छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण, मतलब इनकी जो ये है, ये एक इसकी जो बॉर्डर है वो क्या बना रहे हैं, इसके बॉर्डर आपका समुद्र बनाता है, इसका बॉर्डर आपका हिल्स पहाड़ियां बनाती हैं, पर्वत बनाते हैं इसके बॉर्डर। इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आपने नाम सुना होगा, तो वही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक। अब तो नीचे यहाँ क्या कह रहे हैं, तो हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। मतलब ऐसे भी कहा गया कि बहुत सारे लोग थे शासक जो यहाँ पे आए और यहीं के होके रह गए, मतलब फिर यहीं बस गए और इंडिया के मतलब कहलाए। लोगों के लिए इस आवागमन से ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। मतलब कैसे सांस्कृतिक पर अलग अलग संस्कृतियों को लेके आए, फिर यहाँ पे उन संस्कृतियों का मिक्स हुए, मतलब संस्कृतियों के साथ मिले जुले, तो संस्कृतियां क्या हुई इससे और अच्छा डेवलप हुई संस्कृतियां। क्या लिखा, कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे। मतलब एक दूसरे के विचारों को जानते थे, अच्छे विचार लगते थे तो उनको वो लोग अपना अपना लेते थे। ठीक। फिर आप देश का नाम कैसे पढ़ा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। या आप भी जानते हैं कि अपने देश के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो इंडिया यूज करते हैं या भारत। अब ये नाम कहाँ से आए, जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। अभी इंडस का अर्थ मैंने आपको बताया था, इंडस मतलब क्या, सिंधु, सिंधु निवर, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान को पता लगाइए। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से अनेक ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस, मतलब सिंध को क्या कहा, हिंदोस अथवा इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। अब देखिए, जब ये ईरानी और यूनानी हमले हुए थे, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, उसने उसी टाइम पर हमला किया था। तो वही बता रहे हैं कि उन लोगों ने क्या कहा, सिंधु की मतलब रिवर को हिंदोस या इंडोस कहा, और उसके जो पूर्व में स्थित क्षेत्र था उसको इंडिया कहा, तो वहां से इंडिया नाम पड़ा। अब भारत कहाँ से पड़ा? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है आपको किसका उल्लेख? ऋग्वेद में आपको उल्लेख मिलता है, भरत शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कहाँ, वैदिक कल्चर से रिलेटेड था ऋग्वेद। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब वैदिक कल्चर को भी आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कहना चाह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। अच्छा, कैसे जाने अतीत के बारे में? अभी मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण होते हैं। अब पुरातत्व सर्वेक्षण से क्या क्या अच्छा पता चलता है, ये भी देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत की लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना तथा पढ़ना है। मतलब उस टाइम जो किताबें लिखी गई या तो उनको ढूंढिए और पढ़िए, आप इस तरह मतलब कर सकते हैं। और या तो आप क्या कर सकते हैं, ये पुस्तकें हाथ में लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी।
मतलब ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, अतः इनको क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द था, लैटिन में मेनू शब्द अर्थ निकलता है, मतलब पांडुलिपियां तरह तरह की लिखी जाती थी। आपको एक नीचे में पांडुलिपि भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक पांडुलिपि को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे देखिए, ये है आपकी पांडुलिपि। तो यहाँ आगे क्या लिखा है? ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़। अभी कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं? भूर्ज नामक पेड़ की बात कर रहे हैं, जिसकी इंग्लिश होती है बर्च ट्री। बर्च ट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं। पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। मतलब ये भोजपत्र पर लिखा जाता है, पेपर वगैरह नहीं होते थे। तो एक मतलब ट्री होता है, एक पौधा होता है जिसका नाम क्या होता है? भूर्ज, जिसको इंग्लिश में बर्च कहते हैं, BIRCH, बर्च ट्री होता है। तो उस पे ये लिखा जाता था, मतलब उसके ऊपर ये लिखा जाता था। आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। मतलब कुछ ऐसी थी जो नष्ट कर दी गई, जबकि कुछ क्या थी जिन्होंने कीड़ों ने खा लिया था। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। मतलब आज भी हमें ऐसी पांडुलिपियां अभी भी हमारे पास हैं और सुरक्षित हैं हमारे पास आज के टाइम में। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड कोई बात रहती है, धर्म से भी रिलेटेड रहती है, राजाओं के पूरे जीवन के, कौन से राजा किस सन तक शासन किए, ये सब चीजें, और उन्होंने क्या क्या कैसे युद्ध लड़े, इन सब चीजों के बारे में रहती है। औषधियां तथा विज्ञान, मतलब साइंस से रिलेटेड भी रहती हैं। ठीक, आदि प्रकार के विषय चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को समझने के लिए। क्या महाकाव्य मतलब कविताओं से रिलेटेड, और कविताएं तथा नाटक कई सारे हैं जो मतलब लिखे गए हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं, कई ऐसे हैं जो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यहाँ और क्या लिखा है? ये प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? आम लोग करते थे। एक और चीज आपको बताऊं कि प्राकृतिक भाषा में जितना भी जैन लिटरेचर है, वो मतलब जैन साहित्य जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जबकि जो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध लिटरेचर को लिखा गया है। आगे ये क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं कि इन हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभिलेखों के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी कि अभिलेख क्या होते हैं। अब ये इसमें बता रहे हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। आपने सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में सबसे ज्यादा सुना होगा। तो यही यहाँ पे दिए हैं कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब पत्थरों पे लिखे जाते हैं, इसीलिए इतने टाइम से अब तक मतलब मिले हैं हमें। इतने टाइम बाद से भी, अब तक इतने टाइम हो जाने के बाद भी हमें मिले हैं, क्योंकि वो पत्थरों पर या किसी कठोर सतह पर आपको लिखे मिलते हैं। ठीक, तो क्या मिलते हैं? कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। मतलब लोग, सामान्य जनता उसको पढ़ सके, इसलिए वो कई बार लिखवाते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। मतलब जरूरी नहीं कि ज्यादातर राजा ही रानी करवाते थे, लेकिन कई ऐसे मिले जहाँ सामान्य जनता, मतलब कि जो सामान्य जनता है वो भी, स्त्री पुरुष जो थे उसमें से, वो भी अपने कार्य को उसके अंडर उत्कीर्ण कराते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। मतलब जो लड़ाइयां वो लड़ते थे उसको, मतलब अपने वीरता को दर्शाने के लिए ज्यादातर अभिलेखों का प्रयोग करते थे, इंस्क्रिप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंस्क्रिप्शन, ये सम्राट अशोक का है एक। आप यहाँ क्या लिखा? लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। किसके? सम्राट अशोक के नाम शासन, मतलब कि आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब प्रायः हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं। और लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा यानी लैंग्वेज का यूज करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रायः होने वाली यूनानी और
अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों भाषाओं में लिखा गया। किसमें? क्योंकि ये अफगानिस्तान में मिला, इसलिए वहां बोले जाने वाली भाषाओं में वहां की लिपि में लिखा गया, तो यूनानी तथा अरामीक में लिखा गया। लेकिन ज्यादातर जो इंडिया में अशोक के पाए गए हैं अभिलेख, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। मतलब ऐसी चीजें जो पता लगाता है वो कौन कहलाता है? वो होता है आपका पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट। और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं? अवशेषों यानी इंस्क्रिप्शंस का, चित्रों का और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों मतलब और भी चीजों का अध्ययन करते हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए प्रायः छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टियां तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। मतलब ऐसी चीजों के बने होते हैं जो जल्दी नष्ट नहीं होते। ये देखिए यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। यानी किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? मतलब आपकी बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का है ये जो आपका पात्र है। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का। ये दोनों क्या हैं? आपके चांदी के सिक्के हैं, जो लगभग इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 25 वर्ष पूर्व होता था। ठीक, अब आगे क्या लिखा? हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्के कैसे भिन्न है? अब आप बता सकते हैं कि ये सिक्के जैसे आज सिक्के हम यूज करते हैं उससे ये किस प्रकार अलग हैं। ठीक, आगे क्या लिखा? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए ढूंढते थे। तो इनमें से उन्हें यह जानने की मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब ये सब जब इकट्ठा करते थे तो क्या पता चलता था कि वो क्या खाते हैं। वनस्पतियों के अवशेष अब बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। मतलब वनस्पतियां जो होती हैं, पेड़ पौधे, इनके अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक, आगे लिखा पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब ये सब क्या है? स्रोत हैं। इतिहासकारों के लिए ये सब क्या है? स्रोत हैं। मतलब जो क्या क्या चीजें हैं? अभिलेख हो गए या और भी लिटरेचर हो गया, पांडुलिपि हो गई, ये सब क्या है? उनके लिए सिक्के हो गए, ये सब उनके लिए स्रोत का काम करते हैं। इतिहासकार, अब देखिए इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस के बारे में कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब पीछे प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मतलब जब सारी चीजें हमको मिल जाती है तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। ये वास्तव में है भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री। आगे क्या लिखा? क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। मतलब इससे क्या होता है? हिस्ट्री को हम पढ़ते जाते हैं, हम ये जान पाते हैं कि हम कहाँ से आए, मतलब हम किस टाइम, मतलब कैसे हमारा विकास, क्रमिक विकास कैसे हमारा हुआ, और हम आज जिस सिचुएशन में है वो तुरंत नहीं पहुंच गए। वो कई लाखों या कई हजारों साल पहले टाइम पीरियड से होते हुए सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ हो रही है उसके थ्रू हम यहाँ पहुंचे। हम एकदम से कोई ऐसे टाइम में नहीं आ गए हैं। ये सब चीजें आपको हिस्ट्री बताती हैं, आप हिस्ट्री से ग्रोथ, विकास को समझ पाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। मतलब एक जासूस की तरह रहते हैं। अब क्या लगे? अतीत एक या अनेक? अब अतीत एक है या अनेक है, ये क्या बताना चाह रहे हैं? क्या तुमने इस पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। मतलब एक वचन में नहीं है, बहुवचन प्लूरल के रूप में हुआ है। तथ्य ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब सबका जीवन अलग अलग था, किसी का जीवन एक तरह नहीं था। आज भी आप देखेंगे तो मतलब सबका जीवन अलग अलग होता है। कई सारे मतलब रहते हैं, भाग रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं सोसाइटी में भी। उसी तरह उस टाइम भी था, राजा अलग थे, उनका जीवन, उनका राजकाज अलग था। उसी तरह जो किसान थे उनकी अलग दिक्कतें थी। पशुपालकों मतलब जो पालते थे जानवरों को, उनकी अलग चीजें थी। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। जैसे इंडिया में आज है कि कई सारे रीति रिवाज, कई तरह की मतलब कल्चर है यहाँ पे, उसी तरह उस टाइम भी था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं।
इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, मतलब जैसे आज है वैसे अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम, जैसे आपने अभिलेख इंस्क्रिप्शंस में क्या रखते थे, अपने लेखा जोखा जो जीतते थे उसके बारे में रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हम राजाओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हिस्ट्री में लगभग पार्ट में हम यही पढ़ते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जो आम लोग थे, आम आदमी, प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन के में जानने की मदद मिलती है। जब पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है तो उसकी हेल्प से हम उनके जीवन के, उनके लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, अभी हम सब कुछ उनके बारे में नहीं जान पाए। अगला कहते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मैं आपको मतलब बहुत आराम से एकदम बेसिकली समझाता हूँ कि जैसे जब हिस्ट्री को पढ़ने की बात आई तो उस टाइम ऐसा हुआ कि एक बेस ईयर की जरूरत थी, मतलब कोई ऐसा बेस ईयर माना जाए जिसके थ्रू हम सारी डेट्स को मतलब निर्धारित कर सकें। तो उसके लिए हमने बेस ईयर क्या माना, बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जो जन्म था उसी को हमने बेस ईयर माना। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के जितने वर्ष थे, मतलब उनके जन्म जब हुआ उसके पहले के जितने वर्ष थे उसको हमने क्या कहा, ईसा पूर्व कहा, या इंग्लिश में उसको हमने बीसी कहा। और बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, या ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और उनके बाद, जन्म के बाद के जो समय थे वो क्या कहलाए, उनको कहा गया एडी, या हिंदी में उसको ईस्वी कहते हैं। यानी एडी की इंग्लिश क्या होती है, एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष जो हैं उनको इस फॉर्म में कहा गया, एनो डोमिनी के, यानी एडी कहा गया। लेकिन अब आज के टाइम में क्या है कि आप जो बीसी है उसके जगह हम बीसीई का यूज करने लगे हैं। किसका, बीसीई, बीसी की जगह बीसीई, जिसका मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन इरा, मतलब बिफोर कॉमन इरा, यानी हम क्या है बीसी जगह बीसीई यूज करने लगे हैं। और उसी तरह एडी की जगह हम क्या यूज करने लगे, सीई, यानी कॉमन एरा, मतलब उसी जगह क्या यूज करने लगे, कॉमन एरा। मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, आप चाहे बीसी कहें या बीसीई कहें, उसी तरह आप चाहे एडी कहें या सीई कहें। अब जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 आप एडी भी कह सकते हैं, एनो डोमिनी भी कह सकते हैं, या 2024 सीई भी कह सकते हैं, यानी कॉमन इरा भी कह सकते हैं। तो यही है। अब एक और बेसिक जानकारी ये है कि जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर होता है उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और जो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है वो क्या है, शक कैलेंडर, यानी शक संवत है। शक संवत जो है वो कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाया था। मतलब कुषाण शासक कनिष्क थे, उन्होंने शक संवत चलाया था। उसी शक संवत का मतलब ऑफिशियल यूज हमारे यहाँ इंडिया में नेशनल कैलेंडर के रूप में किया जाता है। तो आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। कुछ और इसमें बेसिक जानकारी यहाँ पे दी गई हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे, मतलब जो अभिलेख थे वो कहाँ उत्कीर्ण कराए जाते थे, कठोर सतहों पर। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है, मतलब यही तो चीज है कि उस टाइम ऐसी ऐसी लिपियां थी कि आप पढ़ भी नहीं सकते क्या लिखा है। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। कहाँ से मिलती है, मिस्र से। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ कौन रहता था, राजा रानी। अब ये देखिए यहाँ पुराने टाइम में, पुराने टाइम का इसी टाइप का बना दिया गया। अब आप इसको कैसे जान सकते हैं, मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो वो मतलब उनका एक मेथड होता है, उसी की हेल्प से वो लोग करते हैं। क्या लिखा है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के दोनों प्रकारों में, मतलब कई भिन्न भिन्न लिपियों में लिखा गया है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, मतलब राजा रानियों के नाम दिखाए गए एक फ्रेम में। इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिश्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जहां उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आसानी से उन्हें अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। मतलब वो ये जान गए कि जो इसमें
मतलब बने हैं, जो जिसमें चित्र बने हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे एल प्रयुक्त हो रहा है, उसी तरह ये सब चीजें हैं, चिड़िया के लिए ए, वैसे चीजें मतलब किस, जैसे यहाँ देखिए दोनों डिजाइन सेम है और दोनों का यहाँ पे अर्थ क्या निकाला, एल एल दोनों का है, तो ये समझ पाए कि किस लिए लिखे, तो इस तरह वो मतलब इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेखों को पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है यहीं पे। इसमें उपयोगी शब्द शब्द क्या क्या है, यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस हैं, पुरातत्व है, फिर इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस हैं, स्रोत है, और अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, मतलब ये है। कुछ यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी दी गई हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कृषि का आरंभ, जैसे उन्होंने कहा कृषि का आरंभ, तो ये कहाँ है, 8,000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के लिए प्रथम नगर 4,700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे होता है, आप इसका एक्सरसाइज करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो मैसेज करिएगा। थैंक यू।